बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम के फंक्शन को मुतासिर करती हैं। ठीक है। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, रेट यानी कि स्पीड, ठीक है, मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट सेकेंड। ठीक है। अब बेसिकली एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट जो है ना, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट, कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में ये सबस्ट्रेट जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। Greater the amount of product formed per second, greater will be the enzyme activity। ठीक है ना। अब जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट जो हैं वो एक सेकंड के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि इंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो उतनी ज़्यादा है, इंजाइम जो है वो अपना फंक्शन उतनी ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है। अब इंजाइम की एक्टिविटी जो है, इंजाइम के जो कुछ फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस को मुतासिर करते हैं कुछ फैक्टर्स। दीज आर द टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना ये हम बारी बारी करके एक एक करके देखेंगे। ठीक। अच्छा, अब एक चीज समझ लें, सपोज दिस इज एंजाइम। ठीक है। ये एंजाइम की क्या है, दिस इज द एक्टिव साइट। ठीक है। और ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने यहां पे बनाई है, दिस इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। ठीक है। ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट है। ओके, सो दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ आके बाइंड करेगा। ये सबस्ट्रेट है और ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये वाला, दिस इज द इनहिबिटर। ये क्या है, दिस इज द इनहिबिटर। ठीक है ना। अब ये इनहिबिटर जो है ना, ये आके यहाँ एलोस्टेरिक साइट पे ऐसे बाइंड हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ही ये बाइंड होगा तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ना, ये एंजाइम का एक्टिव साइट, एंजाइम का एक्टिव साइट जो ये बेसिकली चेंज हो जाएगा। ठीक। एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और अब ये सबस्ट्रेट जो है ना ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका शेप जो है ये इस एक्टिव साइट के साथ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। सो एलोस्टेरिक साइट जो है, ठीक है ना, दिस एलोस्टेरिक साइड, यहाँ पे एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं। एलोस्टेरिक हम कहते हैं ऐसी साइड, ऐसी जगह जो कि एक्टिव साइट से थोड़ा दूर हो। ठीक। अब बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है ना जो कि एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड हुआ और जिसने एक्टिव साइड को चेंज कर दिया, एक्टिव साइड की शेप को चेंज कर दिया, तो इसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक, ऐसे हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, क्योंकि इसने एंजाइम को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ठीक। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। ठीक है ना, दिस इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। ये जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा ना, ये यहाँ पे, तो ये इस एक्टिव साइड का शेप जो है ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, बल्कि ये इसको और प्रोमोट करेगा और अच्छा बनाएगा ताकि ये जो सबस्ट्रेट है ये इजीली आके यहाँ पे बाइंड हो जाए। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड करें और एलोस्टेरिक साइड को चेंज ना करें, तो उन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। ठीक। When an inhibitor bind to enzyme away from active site, the shape of enzyme become alter due to this allosteric inhibitor। ठीक है ना। अब बेसिकली ऐसे इनहिबिटर जो कि एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड करें और एंजाइम की एक्टिव साइड का जो शेप है उसे चेंज कर दें, जिसकी वजह से जो है सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइड के ऊपर बाइंड ना कर पाए और रिएक्शन परफॉर्म ना हो। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर चेंज्ड स्लाइटली। ठीक है ना। अब इस चेंज की वजह से, कौन सा चेंज, ये जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड हुआ, इस चेंज की वजह से एक्टिव साइड जो है एंजाइम का वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक। सम मॉलिक्यूल्स आल्सो वर्क एज एक्टिवेटर। ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स की बात की जा रही है। ये जो है ना
when bind to enzyme away from the active site, these molecules are called allosteric activators. These allosteric activators an increase in function of active site. ठीक है ना, ये allosteric activators क्या करते हैं, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड तो करते हैं लेकिन एक्टिव साइट को चेंज नहीं करते, बल्कि एक्टिव साइट को क्या करते हैं और अच्छा बनाते हैं ताकि सबस्ट्रेट जो है वो इजीली वहां पे बाइंड हो जाए. These molecule do not bound covalently to the enzyme. अच्छा, अब ये जो एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स है ना, ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ये परमानेंटली यहाँ पे बाइंड नहीं होते. ठीक है ना, ये परमानेंटली यहाँ पे बाइंड नहीं होते, थोड़ी देर के बाद ये चले जाते हैं. ठीक. So these activators may influenced by thermal factors and concentration of substrate. अब ये जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स है ना, ये एक्टिवेटर्स बात की जा रही है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स की. अब इनकी एक्टिविटी जो है ना, इनका जो काम है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो मुतासर होता है बाय थर्मल फैक्टर. ठीक है. अब एलोस्टेरिक एक्टिवेटर को आप ज्यादा हीट देंगे, वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सिमिलरली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का तादाद कितना है, क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से भी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स की एक्टिविटी जो है वो मुतासिर होती है. ठीक है. अब बेसिकली हमने इन चीज़ों की बात करनी है. टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, इनको अब हमने बारी बारी देखना है. सो फर्स्ट टॉक अबाउट टेम्परेचर. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर the human enzyme are highly active at about 37 डिग्री सेल्सियस. हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस में हमारे ह्यूमन एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये एक लफ्ज लिखा हुआ है ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें एंजाइम जो है वो मैक्सिममली अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर पाए. सो द टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिममली और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम. ठीक है ना. ऐसा टेम्परेचर जिसमें एंजाइम जो है वो अपना 100% दे, 100% अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए. ठीक है ना. और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम का दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. अब हम 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तब अपना एंजाइम जो है वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है. लेकिन हम 37 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तब भी एंजाइम जो है वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. और एक चीज आपने जहन में रखनी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो है वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. ठीक है. उस एंजाइम की मौत हो जाती है. लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या होता है कि एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करता लेकिन वो डीनेचर नहीं होता. ठीक है ना. यानी कि हम 0 डिग्री सेल्सियस से फिर से अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे तो वो एंजाइम जो है वो फिर से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. लेकिन हम 100 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के पास जाएंगे तब एंजाइम जो है वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंजाइम की मौत हो जाती है, वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता. ठीक. वेर एट मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस एक्टिविटी इज रिड्यूस टू मिनिमम. ठीक है ना. एक्टिविटी जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंजाइम की वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, बट एंजाइम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड. एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते. ठीक. अच्छा, अब एक चीज ये थोड़ी सी समझ लें. सपोज कीजिए 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इस एंजाइम को ले रहे हैं. ठीक है ना. इस एंजाइम सपोज कीजिए दिस इज अ पेप्सिन एंजाइम. ठीक. एंड दिस इज अ प्रोटीन जिसको ये डाइजेस्ट करेगा. सो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सपोज कीजिए ये एंजाइम जो है वो 100 सबस्ट्रेट को तोड़ आए इनटू अमाइनो एसिड, यानी कि 100 प्रोटीन इज अ सबस्ट्रेट. ठीक है ना. पेप्सिन का सबस्ट्रेट तो प्रोटीन होगा ना, क्योंकि पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना. ओके. सो दिस इज अ प्रोटीन. सो पेप्सिन जो है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 प्रोटीन्स को तोड़ रहा है 1 मिनट के अंदर. ठीक है ना. 1 मिनट के अंदर. ठीक है ना. जस्ट सपोज कीजिए कि 1 मिनट के अंदर पेप्सिन जो है 100 प्रोटीन को तोड़ आए. ठीक है. लेकिन हम इससे 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जाते हैं. ठीक है. 37 से हम 27 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं. ठीक. सो अब क्या होगा कि ये जो पेप्सिन है ना 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 50 प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ेगा.
ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जैसे हम 10-10 डिग्री सेल्सियस पीछे चले जाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन हम 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएंगे तो अब ये वाला पेप्सिन जो कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 50 प्रोटीन को तोड़ रहा था 1 मिनट में, अब वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 प्रोटीन को तोड़ेगा 1 मिनट के अंदर। यानी कि सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के रेज में क्या हुआ कि इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो डबल हो गया। ठीक, सो कम टू द पॉइंट। Okay, so it is estimated that increase in 10 degree Celsius of temperature double the rate of reaction। ठीक है ना, 10 डिग्री सेल्सियस को आप बढ़ाएंगे तो जो रेट है ना रिएक्शन का वो डबल हो जाएगा। एंजाइम आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है ना, अब एंजाइम जो है वो टेम्परेचर से थोड़े से सेंसिटिव है। अब आप इनको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 100 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये मर जाएंगे। ठीक, ओके, सो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो एंजाइम्स है ना, उन एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो लाई करता है बिटवीन 25 टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये इंसानों के अंदर नहीं होता, इंसानों के अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम। लेकिन कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म है, बड़े ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है डेट इज 27 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर के रेंज में एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, सो बैक्टीरिया एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि थर्मोफिलिक होते हैं। ठीक है, थर्मोफिलिक मतलब हीट से मोहब्बत करना, थर्मो मीन्स हीट, फिलिंग मीन्स लविंग। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं जहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है, और उनके अंदर जो एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस या इवन 70 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर। ठीक, अच्छा, बेसिकली हम ये एक पाउडर है नॉन एज द बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर। ठीक है, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के अंदर भी हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स जो हैं ये कपड़ों को धोने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, ओके, सो नाउ लुक एट दिस चार्ट। इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे इतनी थी, 30 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है। ठीक है ना, हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है डेट लाइज हियर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है कि एंजाइम जो है वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो एक लिमिट के बाद यूं वैसे डाउन होती चली जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाएंगे।